वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक लंबे अरसे से बच्चों के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है और वहां से परिणाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब एक नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन के माध्यम से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उतर रहा है आपके सम्मुख टीचिंग एग्जाम को लेकर। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे वो टेट का हो, सीटेट अथवा यूपी टेट के ही तहत आएगा, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एलटी ग्रेड का हो, जीआईसी का हो अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट हो अथवा जेआरएफ हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उस सब के लिए समग्र तैयारी के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ है ये चैनल। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आती है कि आपको जो भी अभी मटेरियल हम दे रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आगामी परीक्षा को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर में आपका सीटेट का एग्जाम संभावित है। अभी तो एग्जैक्ट डेट बता पाना थोड़ा सा कठिन काम होगा, तो उस क्रम में जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस एग्जाम को हम लोग टारगेट करेंगे और सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, दो चीज महत्वपूर्ण होती है। एक तो आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए। तो सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बताता है किस हद तक उस चीज को पढ़ना है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी दे दें कि यदि आप हमारे कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो विभिन्न कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। इन नंबर पे कॉल करके अथवा व्हाट्सएप करके, जो भी नंबर दिए गए हैं, मैसेज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कोई भी मटेरियल के लिए, कोई भी जानकारी के लिए आप वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि युयुत्सा यानी कि कॉम्बैक्ट क्या है। ठीक है, कॉम्बैक्ट इज, विकल्प आपके सामने है। क्या ये इमेजिनेशन है, क्या ये संवेग है, सी इंस्टिंक्ट है अथवा मूल प्रवृत्ति है, या फिर आपका चिंतन है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा, उस टाइम की ड्यूरेशन आपको सोच लेना है चारों विकल्प पढ़ने के बाद। उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिर हम लोग उत्तर पे बात करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा, बहुत से लोग जान रहे होंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मूल प्रवृत्तियां। थोड़ा सा पीछे लेते हैं, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां होगा। अब मूल प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो मूल प्रवृत्ति, जैसे आपको एक बहुत फेमस विचारक है, ठीक है, मैकडूगल, क्या नाम है इनका, मैकडूगल, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैकडूगल ना। तो मैकडूगल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है। अब 14 मूल प्रवृत्तियों में जितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उतने उससे संबंधित आवेग होते हैं, यानी कि भावनाएं होती हैं, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, वात्सल्य हो गया, कष्ट, आश्चर्य, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपको याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक बात यह है, जैसे हमने देखा कि कॉम्बैक्ट जो एक युत्सा, ये एक क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई 14 मूल प्रवृत्तियों की मैकडूगल की हमने बात की, तो कई बार ये पूछ लिया था कि किसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो वहां पे भी इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, यानी कि कौन से तत्व हैं, ये प्रश्न के बारे में पूछ रहा है। जो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, भाई शारीरिक तत्व, ध्यान से देखिए, अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कुछ बेसिक चीजें भी मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल आपको मिलेगा, उसको आप लोग जो भी आपका मीडियम है उसके हिसाब से पढ़ते जाइएगा। मैं दोनों में बताने का प्रयास करूंगा। जनरली कुछ चीजें कॉमन होती है तो सभी को समझ में आती हैं, जहां पे ऐसी दिक्कत होगी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहला आपका है फिजिकल एलिमेंट, सोशल एनवायरमेंट एलिमेंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक एलिमेंट्स एंड हेरिडिटरी एलिमेंट्स, यानी कि वंशानुगत तत्व। अब यहां पे आप समझिए, प्रश्न को समझिए, इसका उत्तर देने से पहले ये बात कर रहा है किसकी, सामाजिक तत्व की। तो सामाजिक तत्व की यदि हम बात करें तो सामाजिक विकास कैसा होता है आपका, समाज में ही होता है। सिंपल सा उत्तर है। अगर यहाँ पे ज्यादा ज्ञान लगाने की प्रयास करेंगे या ज्यादा कुछ सोचने का प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। जैसे कि हॉरलॉक ने ही बोला है, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, कि सामाजिक विकास का अर्थ ही है कि समाज के संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस संदर्भ में ये है। तो सीधा सा अगर आपने प्रश्न को समझ लिया तो आपका जो है लगभग काम पूरा हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है, यानी कि जो आपका, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पीछे वाला प्रश्न था ये सामाजिक विकास से था।
ठीक है, तो यहाँ पे शारीरिक तत्व तो महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है, ये शारीरिक विकास से संबंधित है। तो विकल्प आपको देखिए, विकल्प है कि द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है, अनियमित विकास का नियम, तीसरा है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। देखिए, शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आप सभी जानते होंगे कि शारीरिक विकास के संबंध में अवस्थाएं होती हैं। जब अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो उसके हिसाब से चीजें बदलती हैं। जैसे एक है शैशवावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो एक अवस्था और दूसरी अवस्था से जब परिवर्तित होती है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो परिवर्तन है, तभी इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो द्रुतगामी विकास है, जैसा आप एक चीज तो मानिए कि बचपन में जो विकास होता है वो बड़े होने पे विकास आपके शरीर का उस हिसाब से नहीं होता। कुछ कुछ एज ऐसी होती है जहां पे बहुत तेजी से विकास होता है। अगर शैशवावस्था की बात करें तो प्रारंभ के जो 3 वर्ष होते हैं, 5 वर्ष तक मान सकते हैं आप, लेकिन उसके शुरू के जो 3 वर्ष होते हैं वहां पे बहुत तेजी से विकास होता है। बाल्यावस्था में भी अगर देखें तो 6 से 12 के वर्ष के बीच में, अगर 6 से 9 वर्ष के बीच की अवस्था देखें तो बहुत तेजी से विकास होता है शरीर का। उसके बाद किशोरावस्था में भी आप देखें तो जो विकास है वो तीव्रगामी होता है, उसके बाद विकास आपका कम हो जाता है। खासकर 11 से 13 वर्ष में देखें तो जो बालिकाएं होती हैं उनका विकास तेज होता है, ठीक है, 15 वर्ष तक भी विकास तेज होता है बालकों का। उसके बाद विकास उस हिसाब से शारीरिक विकास रुक जाता है। तो जो ये द्रुतगामी शब्द यूज किया गया है ये उसी से शारीरिक विकास से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इस विकल्प को देखिएगा। पहला आपका विकल्प है परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर, बी है आपका विकास का सिद्धांत, सी है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और डी है समान प्रतिमानों का सिद्धांत। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है कि आप लोग जब मैं बताता हूं उसके बीच में आप लोग उत्तर इसका सोचे रहिएगा, उसके बाद मैं बता रहा हूं। तो इसका जो सही उत्तर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब ऐसा क्यों है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं थोड़ा सा। देखिए, अब जो यहाँ पे बात ये क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बालकों का, क्योंकि हम भाई बाल विकास ही पढ़ रहे हैं, बालकों का जो विकास है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो परिवर्तन जब होता है तो दूसरी अवस्था में जाते हैं, जिसके पहले हमने देखा। तो परिवर्तनों के जो सिद्धांत का अनुसरण करता है और उसके जो डेवलपमेंट को दिखाता है वही विकास का सिद्धांत है। तो इसके जो सिद्धांत है वो आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं बता रहा हूं। पहला हो गया विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। हालांकि ये एमसीक्यू है हमारा और हम लोग शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे, डिटेल में वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, सारी चीजें डिटेल में होंगी। लेकिन अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं। बाल विकास का सिद्धांत, बाल विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध से संबंधित सिद्धांत, समान प्रतिमानों का सिद्धांत, इस तरह से आपका जो है विकास क्रम का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। ये थोड़ा सा डिटेल में है। चलिए इस क्रम में आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है। देखिए, स्टेटमेंट आपको याद रखने होंगे। स्टेटमेंट में कोई बहुत लॉजिक की बात नहीं है। अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो भाई आपको याद रहेगा, तभी आप कह पाएंगे ना। तो ये स्टेटमेंट किसका है, हारलॉक का है, ठीक है। यानी कि आपका जो विकल्प है वो बी सही है। हारलॉक ने ही बोला है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। भाई जब आपका डेवलपमेंट होगा तभी आपके अंदर कुछ विशेषताएं आएंगी और योग्यताएं प्रकट होंगी, ठीक है। और यही विकास का परिणाम भी है। जब विकास होता है तो आपके अंदर परिवर्तन आता है जी, यानी कि जो पुरानी चीजें हैं उसको छोड़कर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 हम लोग के सम्मुख आ चुका है। प्रश्न नंबर 6 को अगर हम देखें तो बोलते हैं कि भैया कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, ठीक है। देखिए, वैसे तो जो लगातार इसको पढ़ रहे होंगे सीपीडी और इस बाल विकास वगैरह को, तो इससे शब्दावली से वाकिफ होंगे। हालांकि इंग्लिश वर्ड भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लर्निंग यूज होता है अधिगम के लिए ना। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, अधिगम क्या है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, मतलब जानवरों जो है मनुष्य से श्रेष्ठ है, या क्या बात ये कहना चाह रहे हैं, पहले हम लोग पूरा विकल्प पढ़ेंगे, ठीक है। एक स्वतंत्र क्रिया है, ठीक है, एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। उसके बाद समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है और मानव अधिगम जो प्रयोजनपूर्ण है। तो यहाँ पे अब सही उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जो कोहलर कहना चाहते हैं लर्निंग क्या है, तो
एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, एक समग्र विकास है ना। ये बात अलग आती है कि इन्होंने बोला है कि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा ही व्यक्ति नहीं सीखता, व्यक्ति जो है मानसिक विकास ही उसका होता है। ऐसा नहीं कि कई बार प्रयास किया त्रुटि किया तभी सीखेगा, नहीं। इनका मानना है कि भाई जो लर्निंग है वो एक समग्र प्रक्रिया है, और उस समग्र प्रक्रिया में जो इतनी भी परिस्थितियां होती हैं उनकी समझ होती है, उस परिस्थिति में सूझबूझ से जो निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। हालांकि विभिन्न विचारक विभिन्न सिद्धांत देते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षाओं के लिए जब इस तरह से डायरेक्ट आपके सम्मुख रख दिए जाए। आगे चलते हैं, सातवें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या है कि किसने पाठन योग की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, शायद पहला ही प्रश्न था कि मैकडूगल ने क्या बताया था, या फिर अभिवृत्ति से संबंधित था। तो यहाँ पे उसी तरह से उनकी 5 पदी या फिर आप कह सकते हैं 5 स्टेप सिस्टम को ना पूछकर क्या पूछ लिया गया है कि किसने ये बताया। तो 5 स्टेप सिस्टम भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो ये होगा, आपका हर्बर्ट है। ठीक है, सॉरी हर्बर्ट। अब हर्बर्ट की 5 जो सिस्टम है उसको भी देख लेते हैं कैसे। जो एक 5 स्टेप सिस्टम है लर्निंग को लेकर, लेसन प्लानिंग को लेकर, प्रस्तावना, ठीक है, लेसन प्लानिंग को लेकर प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, तुलना है, व्यवस्था है और मूल्यांकन है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है। अब ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर सिंपल सा है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपके दिमाग में रहेगा, और रिपीट कई बार हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में। अब यहाँ भी समझने वाली बात है कि ग्रंथियों के हिसाब से किसने बांटा है, ग्लैंड के हिसाब से ना, किसने डिस्क्राइब किया है कि जो पर्सनालिटी होती है वो ग्लैंड पे बेस्ड होती है। तो विकल्प आपके सामने है, कैनन है, जुंग है, क्रेशमर है, स्प्रेंजर है। तो इसका उत्तर अगर कोई भी जान रहा होगा, जैसे आप लोग जितने भी सही उत्तर आप लोग जो टेस्ट कराया जा रहा है, अपने अपने प्लीज कमेंट करके नीचे जरूर लिखिएगा कि आपके कितने उत्तर सही हुए, साथ के साथ अटेम्प्ट करते जाइएगा। ठीक है, और भी जो सजेशन आप देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं, उसको जरूर ध्यान में रखा जाएगा। तो पहला आपका जो उत्तर होगा, इसका पहला ही उत्तर है कैनन। ठीक है, इन्होंने ही जो है ग्रंथियों के आधार पर बांटा था। अच्छा, 3 ग्रंथियां कौन सी हैं, ग्रंथियों का नाम इन्होंने 3 प्रकार से बांटा है, और वो 3 ग्रंथियां कौन सी हैं, थायराइड है, पिट्यूटरी है और एड्रिनल ग्रंथि है। आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो वहां पे इन ग्रंथियों के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है, ये क्रिएटिविटी से संबंधित है, यानी कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। बात सही है भाई, क्रिएटिविटी क्या है कि आपकी जो डेवलपमेंट है, मौलिक परिणाम है, उसको एक अभिव्यक्ति देगा ना। क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस, ठीक है, टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। ये स्टेटमेंट किसका है, डीहान का है, ड्रेवहल का है, कोल एवं ब्रूस का है, क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उत्तर इसका जो भी है आएगा, आप लोग चाहेंगे तो हम लोग लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग की जो सलाह होगी वो बताइएगा, उसके हिसाब से करेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो बहुत से लोग दे चुके होंगे, डी है, क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो का मानना है कि भाई जो क्रिएटिविटी होती है ना, उसको वो क्या है, जो आपके दिमाग में चल रहा है उसी का तो वो ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है। जैसे आपने सोचा कि पतंग की जिसने कल्पना की, टायर की या चक्के की जिसने गोल एक चक्का पहली बार बनाया होगा, ठीक है, उसकी जो कल्पना होगी उसी को तो उसने क्रिएटिविटी का रूप दिया है। तो ये बोलते हैं कि मानसिक रूप से जो है ये जो आपके दिमाग में चल रहा है उसी प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये किसने बोला है, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, बार बार पढ़ने से भी हमारे दिमाग में घुसता है। हालांकि अब यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्योंकि एमसीक्यू की एक सीमा होती है। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो टॉपिक वाइज भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या बोलता है कि BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ठीक है, बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में। तो विकल्प ए है अनुकरण एवं प्रबल के फलस्वरूप, ठीक है, प्रबलन होगा, प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप और जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप या व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। कुछ क्वेश्चन देखिए, भले ही कोई विचारक आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हो, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं वो मौलिक हैं। तो आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग अगर लगाएं तो समझ में आएगा। जैसे कि आप देखेंगे व्याकरण के प्रशिक्षण आप कितना भी दे दें, बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, बड़ों की बात हो रही है, तो भाषा का विकास कैसे होगा। बच्चे व्याकरण से थोड़ी सीखते हैं, बच्चे तो बल्कि भाषा जैसे जो उनकी मातृभाषा होती है उसको सीख जाते हैं। व्याकरण तो बाद में पता चलता है, कई लोगों को तो व्याकरण बाद में नहीं
पता चलता है। जन्मजात क्षमताओं से तो ऐसा तो है नहीं, कोई भी कितना भी अनपढ़ हो, जिस देश में पैदा होता है वहां की भाषा तो उसको लगभग बोलना आता ही है। इसमें जन्मजात क्षमताओं का कोई रोल ही नहीं है, तो दो तो एलिमिनेट हो गए पहले ही। तीसरा है आपका कि परिपक्वता के फलस्वरूप, तो बच्चा परिपक्व हो जाएगा तभी बोलना सीखेगा या भाषा के बारे में जानकारी लेगा, तो नहीं, इस हिसाब से भी आप छाट सकते हैं। तो आपका बचता है कि आउटकम ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है, ये आपका एलिमिनेट होगा। अब आता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, यानी कि क्या है अनुकरण, मतलब एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रिटेंशन रेनफोर्समेंट। तो अनुकरण करता है बच्चा, देखता है फिर सीखता है। तो कोई भी लैंग्वेज यदि अपने जीवन में आप भी सीखना चाह रहे हैं तो बच्चों की तरह सीखिए, बहुत आसानी से आप उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो आप लोग बता ही लेंगे, पेपर में आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और जो एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है वो सिर्फ इतने क्वेश्चन तक सीमित नहीं है। जैसे हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, अगर डिटेल से देखा जाए तो वो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के बराबर है। देखिए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश 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 डॉट 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 ने वर्गीकृत किया है, नाम बताना है। यहाँ पे नाम आपके सामने है, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ट्रेवर और आपके आते हैं वुडवर्थ, ठीक है। तो इनमें से कौन से हैं नाम, तो आप सभी को पता है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, मैकडूगल, यानी कि बी वाला उत्तर आपका सही होगा। कौन सा उत्तर सही होगा, बी वाला। यहाँ पे मैकडूगल का नाम आप लेंगे, ठीक है, मैकडूगल ही यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैकडूगल भाई बोलते हैं कि जो भी बच्चा सीखता है वो उसके अनुभव से, उत्तेजनाओं से और संवेगों के माध्यम से सीखता है, उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने महत्व दिया है। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीज महत्वपूर्ण है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे अवधान का तात्पर्य क्या है। पहले अगर आप मीनिंग को नहीं समझेंगे तो आपके लिए जो है एक समस्या होगी। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है अटेंशन, ठीक है। अगर देखिए इंग्लिश वाला एक बार वर्जन जरूर देख लीजिएगा अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती, अगर आपका मीडियम हिंदी है, बाकी तो काम ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो देखिए, पहले विकल्प पढ़ते हैं, मान रॉक का, ठीक है, डम्बिल का या मैकडूगल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, अब ये तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो मतलब अगर आपने अध्ययन गहराई से किया है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर जो एज इट इज है स्टेटमेंट तो वो याद रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, स्टेटमेंट अलग जो भी पढ़ाए जा रहे हैं उसका एक नोट डाउन करके रिवीजन करते रहिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, डम्बिल है, ठीक है, डम्बिल है। ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा आ जाता है 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा है या किसको सुजनन शास्त्र का पिता माना जाता है। यूजेनिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए पहले विकल्प को देखते हैं, रॉस, गाल्टन, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है गाल्टन, ठीक है। सुजनन जो एक आपका यूजेनिक्स है, ये वैज्ञानिक क्या बोलता है कि जो वंशानुक्रम है, ठीक है, उसकी शाखा के से साथ ये जुड़ा हुआ है और ये इसका मतलब है कि जो भी पीढ़ियां हैं उनको सहायता करके उसमें जो लक्षण है, नियंत्रित किए जाने वाले लक्षण है जो उनके प्रोग्रेस में महत्वपूर्ण है, उसमें सुधार किया जाए, ठीक है। और ये लक्षणों को परिवर्तित करने की बात नहीं करता, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। परीक्षा में कई बार इस तरह से तथ्यों को घुमाने का प्रयास करता है जो कि कई बार जो है बच्चों के लिए एक भारी समस्या का वो बन जाता है कि वो लोग करने में असक्षम होते हैं, ठीक है। चलिए इस हिसाब से चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 हमारा है कि 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बालकों के हेतु, ठीक है, हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, ठीक है। विकल्प है आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या फिर चित्रांकन से संबंधित परीक्षण। कोई इन्होंने पिक्चर ड्राइंग टेस्ट इस तरह से कोई चीज दी थी। विकल्प आपके सामने है, आप लोग के पास थोड़ा सा टाइम है, उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। विकल्प ए सही है, बी सही है, तो यहाँ पे मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूं। विकल्प इसका जो सही है वो है इसका सही विकल्प बी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने जो टेस्ट किया था वो जनरली 12 से 16 वर्ष के बालकों के हेतु किया था
और ये जो डॉक्टर एस जलोटा थे 1964 में साधारण मानसिक योग्यताओं के परीक्षण को लेकर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था और 12 से 16 वर्षों के लिए ही उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, विकल्प है वर्नन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या फिर स्टर्न। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, विकल्प बी होगा, स्पीयरमैन। ठीक है, यहां पे इन्होंने बोला कि देखो बुद्धि जो है ना दो कारकों से मिलकर बनती है। ठीक है, बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनती है, दो कारक। ठीक है, पहला कारक अगर आप देखें तो इन्होंने बताया कि क्या है, जनरल फैक्टर है, जीएफ है, और दूसरा है एस फैक्टर है। ठीक है, एस फैक्टर मतलब स्पेशल फैक्टर है, ये स्पेसिफिक फैक्टर है। तो बोलते हैं कि जो सामान्य बुद्धि काम करती है वो मानसिक क्रियाओं से संबंधित, जिसके पास जो सामान्य कारक है वो काम करेगा, लेकिन जो स्पेशल योग्यता वाले काम होते हैं, विशिष्ट योग्यता वाले जो काम होते हैं, उसके लिए विशेष फैक्टर उपस्थित होना आवश्यक है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? यानी कि आपके पास अनुभव है, उसके बाद उस संवेदना को अगर यदि कोई अर्थ आप प्रदान करना चाहते हैं तो वो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने है, स्मृति बोलेंगे आप उसको, मेमोरी बोलेंगे, यहाँ पे इंग्लिश वाला वर्जन भी देख लीजिए, परसेप्शन बोलेंगे, इमेजिनेशन बोलेंगे अथवा थिंकिंग बोलेंगे। अब यहाँ पे बहुत कॉमन हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी दार्शनिक है वो उसके लिए भी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये चीज। तो अनुभव है आपके पास, पहले के अनुभव है, यानी कि आपने देखा कि किताब कोई पेज होता है जनरली A4 साइज का पेज आपने देखा, अब आपसे कोई A4 बोलता है तो आप समझ जाते हैं कि अच्छा ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी। नहीं भी जानते तो अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इतना बड़ा तो होगा ही होगा। तो उसको क्या बोलते हैं आप? मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ठीक है, कोहलर या गेस्टाइन। ठीक है, गेस्टाल्ट, सॉरी। तो यहां पे आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा बहुत सिंपल है, बी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नाम गलत हो गया, यहाँ इमेजिनेशन और थिंकिंग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा परसेप्शन होगा। परसेप्शन एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि आप जब देखते हैं तो आपको नॉलेज मिलता है। संवेदना में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना है, संवेदना में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इस चीज का जो पूर्व अनुभव होता है उसका अपना एक अर्थ होता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ देखें तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे है थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर और गेस्टाल्ट। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा सिंपल सा है, आपको पता है तो पता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इसका प्रतिपादन किया था। ये एक मनोवैज्ञानिक थे और 1898 के आसपास इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है हमारा कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर, यहाँ पे फिर से आ रहा है, बुद्धि लब्धि का मतलब होता है IQ लेवल। ठीक है, इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे तो IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन, ठीक है, क्या होगा ना, तो विल बिटवीन, तो उत्तर क्या होगा इसका? पहले आप लोग विकल्प देखिए, 90 से लेकर 109 तक, 80 से लेकर 89 तक, 70 से लेकर 79 तक। ठीक है, और डी है 110 से लेकर 114 तक। तो यहाँ पे एक कॉमन सी बात आती है कि भैया क्या आप देंगे, यहाँ पे दिया है एवरेज, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर बताऊं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए, 90 से 109 के बीच में, क्योंकि जो एवरेज की बात करें 109 से अगर ऊपर हैं आप, ठीक है, 109 से अगर ऊपर हैं, 109 से ऊपर हैं यानी कि 110 हैं आप। ठीक है, 110 से और 119 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है सुपीरियर, उत्कृष्ट बुद्धि बोली जाएगी। और यदि 120 से 140 के बीच में यानी कि 139 तक हैं तो प्रखर बुद्धि बोला जाता है। और यहीं अगर आप 140 से 200 तक आपका IQ है जो कि हाईएस्ट माना जाता है, ऐसे लोगों को प्रतिभाशाली अथवा जीनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीनियस बोला जाता है। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? ठीक है, वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटेल और स्किनर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैटेल। ठीक है,
ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। तरल बुद्धि, और एक्चुअली इनका मानना है कि जो बुद्धि होती है दो प्रकार की होती है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, तो उसके हिसाब से ये चीज़ों को अलग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 विकल्प आपके सामने है, जैसा कि हमेशा रहते हैं। आपको सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा आप लोग बताइए। हेगार्टी, थार्नडाइक, हल और स्कैन। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है मैं बता दे रहा हूं, ये स्कैनर है, थोड़ा सा आधा लिखा गया है ना, स्कैनर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। चलिए, इस तरह से हम लोग आज की सीरीज कंप्लीट करते हैं। हम लोग फिर आपसे कल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।